अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैरियत से होंगे, अपने और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर रहे थे, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर रही थी। आज हम चैप्टर नंबर 11 की तरफ जाते हैं। चैप्टर नंबर 11 साउंड के ऊपर है सारा, तो हम साउंड की करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और उसकी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है साउंड, एक्चुअली हमारे पास प्रोड्यूस कैसे होता है हमने उसको देखना है, और उसका नेचर कैसा है, वो ट्रैवल कैसे करता है, इसको हमने स्टडी करना है। साउंड बेसिकली हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की टाइप है, मैकेनिकल वेव है। मीडियम ज़रूरी चाहिए, मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। स्पेस के ऊपर साउंड नहीं सुनाई देता, आपको पता होगा ये बात तो अच्छी तरीके से। तो हमारे पास मीडियम बड़ा ज़रूरी है साउंड की प्रोडक्शन के लिए। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होगी, फिर ट्रैवल कैसे करेगी। अच्छा, आपको ये तो पता है कि साउंड हमारे पास मैकेनिकल वेव की ना टाइप है। अब हमारे पास वेव के लिए कंडीशन क्या थी ज़रूरी, वाइब्रेशंस, वाइब्रेटरी बॉडी होना ज़रूरी है ना। तो साउंड की प्रोडक्शन के लिए भी सेम वही कंडीशन है। साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस प्रोड्यूस एंड मीडियम फॉर। दो चीज़ें हमारे पास साउंड के लिए, हमारे पास वाइब्रेटरी बॉडी होना ज़रूरी है। वाइब्रेशंस होंगी वाइब्रेटरी बॉडी की तो साउंड प्रोड्यूस होगी। और दूसरा हमारे पास इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि हमारे पास साउंड जिस टाइम प्रोड्यूस हो गया तो उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम भी चाहिए। मीडियम नहीं होगा तो ट्रैवल नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मैकेनिकल नेचर ऑफ द साउंड। हमारे पास साउंड हमारे पास मैकेनिकल वेव की टाइप है। मैकेनिकल वेव इसको मतलब है कि इसको मीडियम की ज़रूरत है, मीडियम नहीं होगा तो साउंड नहीं होगा। उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट हमारे पास करने के लिए हमने क्या किया, आपकी बुक के अंदर डायग्राम भी बनी होगी। एक गिलास जार है, उस गिलास जार के ऊपर हमने क्या किया, अंदर वाइब्रेटर या मोटर सेट की हुई है। उसके साथ ना हमने एक वाइब्रेटर या एक हमारे पास लगा दिया। उससे हमारे पास होगा क्या, जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे मोटर का तो मोटर चलेगी, उस मोटर की आपको आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। सिंपल उसका केस है, आवाज़ सुनाई देगी। अब थोड़ी देर के बाद आपने क्या करना है, वो जो ग्लास जार है उसके साथ हमने वैक्यूम पंप को सेट किया हुआ था। उस वैक्यूम पंप के ज़रिए ना आपने सारी उसके अंदर से हवा को एवेक्यूएट कर देना है, हवा को निकाल देना है। जब हवा या मीडियम सारा उसके अंदर से निकाल देंगे, अब दोबारा आप मोटर को ऑन करेंगे बटन के साथ, तो आपको कोई भी साउंड जो है ना वो सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या हुआ, जिस टाइम आपने मीडियम निकाल दिया, हवा निकाल दी वैक्यूम पंप के थ्रू, तो आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसका मतलब है मीडियम ज़रूरी था साउंड की प्रोडक्शन के लिए। तो ये हमारे पास मैकेनिकल नेचर ना प्रूव हो गया इसका, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो है हमारे पास प्रोपिगेशन ऑफ साउंड के बारे में, कि साउंड हमारे पास प्रोपिगेट कैसे करता है, आगे कैसे बढ़ता है। ये भी हम क्वेश्चन और इसका और लिखा हुआ कि इस क्वेश्चन को इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड को प्रूव करें कि साउंड हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अच्छा, हमारे पास होता क्या कि साउंड जिस टाइम ट्रैवल करती है तो जो भी साउंड का सोर्स होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने हवा की जो लेयर होगी वो हमारे पास इस एनर्जी के ज़रिए कंप्रेस हो जाएगी। हवा की जो लेयर है वो कंप्रेस हो जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, ये ट्यूनिंग फोर्क्स बनाई हुई छोटी सी, उसके बिल्कुल सामने जो हवा की लेयर है वो कंप्रेस हो जाएगी, सी लिखा हुआ है कंप्रेशन। अगली वाली जो लेयर है हवा की वो हमारे पास क्या होगी, रिलैक्स ही है। थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट वाली अगर आप डायग्राम के अंदर देखें, ये जो कंप्रेशन है, ये जो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी नेक्स्ट लेयर के अंदर, और जब पिछली वाली लेयर जो लेयर थी हवा की वो रिलैक्स हो जाएगी, हमारे पास अनकम्प्रेस हो जाएगी। और इसी तरीके से ये कंप्रेशन आगे ट्रैवल करती जाएगी, पिछली लेयर जो है वो अनकम्प्रेस होती जाएंगी, रेरिफाई होती जाएंगी। इस तरीके से साउंड हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के कम्बिनेशन के थ्रू आगे बढ़ता है। साउंड हमारे पास कैसे बढ़ता है आगे, कंप्रेशन और रेरिफेक्शंस के थ्रू आगे ट्रैवल करता है, ठीक हो गया। कंप्रेशन बिल्कुल हवा का एक जगह पे मालिक्यूल्स का करीब करीब आ जाना, कंप्रेस हो जाना, और रेरिफाई उसका रिलैक्स हो जाना, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल स्प्रिंग के अंदर भी इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस हुई थी, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ही हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसकी भी डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ साउंड। ये बोर्ड के अंदर अक्सर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीडियम का क्या इफेक्ट है प्रोपिगेशन ऑफ साउंड पे, और किस मीडियम में ना साउंड ज़्यादा ट्रैवल फास्ट करेगी, ठीक है, लिक्विड गैस या एयर के अंदर। तो हमारे पास साउंड का जो प्रोपिगेशन है वो पता आपको मीडियम पे डिपेंड करता है। जितना मीडियम हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा उतनी साउंड आसानी से ट्रैवल करेगी। सॉलिड के अंदर ना साउंड सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। उसकी रीज़न ये है कि
सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत करीब करीब होते हैं एक दूसरे के, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होना बहुत आसान हो जाता है। इंटरेक्शन ऑफ एटम्स के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफ़र होना आसान हो जाता है। आप देखते हैं कि आप आयरन की मतलब मिसाल के तौर पे कोई आपकी सीढ़ियों की ग्रिल है, उसके एक कोने से आप हल्का सा प्रेस हल्की सी आप नॉक करें, बिल्कुल हल्का सा, दूसरे एंड पे किसी दोस्त को कहें कि वो कान लगाए तो आपको वो आवाज़ हल्की सी भी सुनाई दे देगी। वैसे हवा के अंदर वो साउंड नहीं सुनाई देगी, जारी बात है। हवा के अंदर जो साउंड है वो सबसे कम ट्रैवल कर रही होती है। हवा के अंदर साउंड की जो स्पीड है वो सिर्फ 340 मीटर पर सेकेंड है। तो सबसे फास्टेस्ट जो ट्रैवल करती है वो सॉलिड्स के अंदर करती है, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट सॉलिड में, फिर हमारे पास उसके बाद लिक्विड में और आखिर में गैस में ट्रैवल करती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के ऊपर नोट लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है। इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बेसिकली हमारे पास चार हैं: लाउडनेस ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड और क्वालिटी ऑफ साउंड। वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड हमारे पास क्या है? साउंड की ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिस बेस के ऊपर आप एक ऊंची और एक आहिस्ता आवाज़ में डिफरेंस कर सकते हैं। इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। लाउड कहते हैं ऊंची और फेंट कहते हैं आहिस्ता आवाज़ को। उसके अंदर डिफरेंस हम कर सकें तो उसको हम कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, जितना आप साउंड के सोर्स के करीब होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको साउंड सुनाई देगी। जाहिर बात है, एक बंदा बोल रहा है, आप उसके करीब होंगे तो आपको ऊंची आवाज़ सुनाई देंगी। जितना आप दूर खड़े होंगे तो आवाज़ आपको कम सुनाई देगी। ट्रेन आपके करीब आ रही है तो उसकी आवाज़ आपको ज़्यादा आती हुई सुनाई दे रही है, लेकिन आपसे दूर जाएगी तो आपको कम आवाज़ सुनाई देगी। सिंपल सा एक फिनोमेना जिसको आप और कर सकते हैं। उससे आगे चलें, नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड प्रोड्यूस करना है हमारे पास वाइब्रेटरी बॉडी ने। अब वाइब्रेटरी बॉडी जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा एटम्स वाइब्रेट करेंगी, उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी ना। अब कोई बड़ा सा ढोल होगा, उससे ज़्यादा आवाज़ आएगी। या छोटी सी बिल्कुल हमारे पास कोई चीज़ होगी, कोई देगची होगी, उसको बजाएं तो आपको कम आवाज़ सुनाएगी। बड़ा सा कोई देगचा या ढोल हो तो उससे ज़्यादा आवाज़ आएगी। रीज़न क्या है? एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी का बढ़ जाता है, ज़्यादा एटम वाइब्रेट करते हैं, ज़्यादा हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक हो गया। तो इसके एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। उसके बाद थर्ड चीज़ है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जितनी ज़्यादा ज़ोर से आप किसी चीज़ को वाइब्रेटरी बॉडी को हिट करेंगे उतनी ज़ोर से आपको साउंड सुनाई देगी। आप किसी टेबल को हल्का सा मारें तो हल्की आवाज़ सुनाई देगी, ऊंचा अगर आप ज़ोर से मारें तो ऊंची आवाज़ सुनाई देगी ना। इस तरह गिटार है, उसकी जो हमारे पास वायर है उसको हल्का सा प्लग करेंगे तो आहिस्ता आवाज़ सुनाई देगी, ज़ोर से करेंगे तो ज़ोर की साउंड सुनाई देगी। उसके बाद हमारे पास ये हो गई पहली करेक्टरिस्टिक, पूरी लाउडनेस। अब नेक्स्ट है हमारे पास पिच ऑफ साउंड। सेकंड करेक्टरिस्टिक है पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड हमारे पास वो साउंड की करेक्टरिस्टिक है जिसके बेस पे आप एक पतली और भारी आवाज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा फीमेल्स की आवाज़ नॉर्मली हमारे पास और चिल्ड्रन की आवाज़ में बहुत ज़्यादा पतली होती है, लेकिन मर्दों की आवाज़ थोड़ी मोटी होती है। तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो पिच का होता है। पिच हमारे पास क्या है? करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव। श्रिल कहते हैं पतली को, ग्रेव कहते हैं मोटी आवाज़ को। इसके अंदर ना डिफरेंस कर सकें उसको हम पिच ऑफ साउंड कहते हैं। पिच ऑफ साउंड बेसिकली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी पिच ज़्यादा होगी, उतनी आवाज़ पतली होती जाएगी। चिल्ड्रन और वुमेन की जो आवाज़ है वो पतली होती है क्योंकि उसकी पिच बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नॉर्मली साउंड प्रोड्यूस होती है वोकल कॉर्ड से गले के अंदर, तो उसके अंदर नेचुरली फीमेल्स के वोकल कॉर्ड जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से पतली आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। मर्दों की आवाज़ ग्रेव होती है। तो साउंड की जो करेक्टरिस्टिक है पिच, वो डिपेंड करती है बेसिकली फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड बेसिकली क्या चीज़ है? क्वालिटी ऑफ साउंड हमारे पास है ऐसे साउंड की करेक्टरिस्टिक है जिसकी बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, एक सेम लाउडनेस और सेम पिच की आवाज़ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप देखते हो डेली लाइफ के अंदर कि मिसाल के तौर पर म्यूज़िक है, उस म्यूज़िक के अंदर अगर आप हैंड फ्री या किसी ज़रिए से म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आप देखते हैं कि गिटार की आवाज़ भी आ रही है, फ्लूट की आवाज़ भी आ रही है, पियानो की आवाज़ भी आ रही है। डिफरेंट आवाज़ें हैं, सेम लाउडनेस की होती हैं, पिच भी उनकी सेम है, लेकिन आप इसमें फिर भी फ़र्क कर सकते हैं ना। तो ये क्वालिटी ऑफ साउंड के बेस पे होता है कि आप किसी भी आवाज़ के अंदर, सेम आवाज़ों के अंदर, दो मर्दाना आवाज़ों के अंदर या दो आप फीमेल्स की आवाज़ों के अंदर डिफरेंस कर सकें, ये भी क्वालिटी ऑफ साउंड की ऊपर बेस करेगा, ठीक है।
उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड है लास्ट। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड बेसिकली हमारे पास क्या, साउंड एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द साउंड वेव। अगर आप कोई भी एरिया रखें, उसके कोई और परपेंडिकुलर एरिया रखें अपने मुंह के सामने, किसी भी साउंड सोर्स के सामने, तो एक सेकंड के अंदर जितनी उसके अंदर से एनर्जी, साउंड की एनर्जी पास हो जाएगी ना एक सेकंड के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंटेंसिटी और लाउडनेस में डिफरेंस। अगर एक कॉमन सी चीज़ है कि इंटेंसिटी और लाउडनेस में क्या डिफरेंस है। लाउडनेस हमारे पास और इंटेंसिटी दोनों हमारे पास थोड़ी सी बाजार देखने में एक चीज़ नज़र आती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस वो चीज़ है कि आपको कितनी आवाज़ ऊंची सुनाई देगी या नीची सुनाई देगी। और इंटेंसिटी क्या है? साउंड का जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, अभी एनर्जी मैं बोल रहा हूँ मिसाल के तौर पे, और सारी सामने क्लास है, तो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी जो आवाज़ है इंटेंसिटी है, मैं साउंड का सोर्स हूँ, तो मैं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो इसके लिए इंटेंसिटी है। आगे सुनने वाले जो लिसनर्स हैं, कोई आहिस्ता आवाज़ में सुनेगा, कोई ऊंची आवाज़ में सुन सकता है। जो करीब बैठे हुए हैं उनको हमारे पास ज़्यादा आवाज़ आएगी, जो दूर बैठे हैं कम आवाज़ आएगी, जिसके कान में थोड़ा मसला है, एज फैक्टर है, उनको आवाज़ डिफरेंट आएगी। तो लाउडनेस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी हमारे पास क्या रहती है? सेम रहती है। इंटेंसिटी सब के लिए, लिसनर्स के लिए सेम होती है, लेकिन लाउडनेस डिपेंड करती है फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। आप ऊंचा बोलेंगे, साउंड का सोर्स ऊंचा होगा, तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। लाउडनेस डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, लेकिन इंटेंसिटी नहीं डिपेंड करती लाउडनेस पे, ठीक हो गया जी। ये था हमारे पास इसके अंदर डिफरेंस, इंटेंसिटी और ये। अच्छा, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो मैं अभी करवाना चाह रहा था, इस तरह की कैलकुलेशन इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, लेकिन नहीं करवा रहा आज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, फिर आपके लिए समझना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। अपने और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।